हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगलिस्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पेपर 1 एंड 2 जिनका भी लॉ है उसका प्रिपरेशन करवाया जा रहा है एंड आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा रिलेटेड टू वेरियस लॉ वैकेंसीज। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लीगलिस्ट। नाउ आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसका यूनिट 1 है ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो आपका पेपर 2 लॉ है उसका यूनिट 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो ये आपका सेकंड क्लास है ज्यूरिस्प्रूडेंस का और ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और अब आप इस चैनल को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ्स या कोई लॉ वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। सो आपका फर्स्ट टॉपिक है सैलमन्स कंसेप्ट ऑफ पोजीशन। सो जब भी हम सैलमन के कंसेप्ट ऑफ पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग जनरली किस चीज के बारे में बात करते हैं? पोजीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। एंड इस कंसेप्ट को उन्होंने इलैबोरेट किया था अपने राइटिंग्स में, पर्टिकुलरली अपने फेमस वर्क ज्यूरिस्प्रूडेंस में। एंड ब्रीफ ओवरव्यू सैलमन्स कंसेप्ट ऑफ पोजीशन का क्या है, तो पहला ही डिवाइडेड पोजीशन इनटू पोजीशन एज अ फैक्ट एंड पोजीशन एज अ राइट। तो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था पोजीशन को, पोजीशन इन फैक्ट जिसको डी फैक्टो पोजीशन भी कहते हैं एंड पोजीशन इन लॉ जिसको डी ज्योर पोजीशन भी कहते हैं। सो पोजीशन इन फैक्ट और डी फैक्टो पोजीशन रेफर करता है टू द फिजिकल कंट्रोल और ऑक्यूपेशन ऑफ अ थिंग। जब किसी चीज को फिजिकली कंट्रोल करते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं तो वो पोजीशन इन फैक्ट या डी फैक्टो पोजीशन कहलाता है। इसका मतलब है एक्चुअल ऑब्जर्वेबल कंट्रोल ओवर अ प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट, किसी प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट पर एक्चुअल एंड ऑब्जर्वेबल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिजिकली होल्ड करता है या कंट्रोल करता है किसी पीस ऑफ लैंड को या पर्सनल प्रॉपर्टी को, तो कहते हैं उसके पास है पोजीशन ऑफ इट इन फैक्ट या फिर डी फैक्टो पोजीशन। नाउ सेकंड है पोजीशन इन लॉ जिसको डी ज्योर पोजीशन भी कहते हैं। इसका मतलब है लीगल पोजीशन। तो दिस मीन्स वेयर वन हैज अ रिकॉग्नाइज्ड लीगल राइट टू पोजेस, उसके पास लीगल राइट है उस चीज को पोजेस करने का। इवन इफ दे मे नॉट हैव फिजिकल कंट्रोल, हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का फिजिकल कंट्रोल ना हो लेकिन उसके पास लीगल राइट है उसको पोजेस करने का, तब उसको कहते हैं पोजेशन इन लॉ या डी ज्योर पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी ओनर है, उसके पास लीगल पोजेशन हो लैंड का, हो सकता है उस लैंड पे वो फिजिकली प्रेजेंट ना हो लेकिन उसके पास लीगल राइट है उस लैंड को पोजेस करने का, ही हैज अ लीगल पोजेशन ऑफ द लैंड, तो इसको कहते हैं डी ज्योर पोजेशन। सो सैलमन्स कंसेप्ट ऑफ पोजेशन में कि सैलमन ने पोजेशन को डिवाइड किया था एज पोजेशन एज अ फैक्ट एंड एज अ राइट। सो पोजेशन इन फैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डी फैक्टो पोजेशन एंड पोजेशन इन लॉ और डी ज्योर पोजेशन जिसको कहते हैं पोजेशन एज अ राइट। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। तो सैलमन ने पोजेशन को डिस्क्राइब किया था कि उसका 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। क्या क्या? नंबर 1 इज कॉर्पस पोजेशनिस और फिजिकल कंट्रोल एंड सेकंड इज एनिमस डोमिनी या इंटेंशन टू पोजेस। तो जो पहला है कॉर्पस पोजेशनिस और फिजिकल कंट्रोल, ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल और द एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी। तो कॉर्पस पोजेशनिस मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपका एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल है या आपके पास एबिलिटी है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी, तो दैट इज कॉर्पस पोजेशनिस। इट इज द बॉडीली और मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ पोजेशन। पोजेशन का जो मटेरियल एस्पेक्ट होता है वो इसमें आता है कॉर्पस पोजेशनिस में, दैट इज द फिजिकल कंट्रोल। एंड सेकेंड है एनिमस डोमिनी, इसका मतलब है इंटेंशन टू पोजेस। सो दिस इज द मेंटल और सब्जेक्टिव एलिमेंट। जो एनिमस डोमिनी है ये क्या है? ये एक मेंटल एलिमेंट है या सब्जेक्टिव एलिमेंट है एंड ये रेफर करता है टू द इंटेंट टू पोजेस द ऑब्जेक्ट एंड टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इट। आपके पास इंटेंट होना चाहिए टू पोजेस द ऑब्जेक्ट एंड दूसरों को उसको पोजेस करने से एक्सक्लूड करना। दिस मीन्स द पर्सन मस्ट इंटेंड टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। पर्सन के पास इंटेंशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का एज देयर ओन, अपने ओन ऑब्जेक्ट की तरह,
एंड और अंडर देयर कंट्रोल, और या फिर अपने कंट्रोल में. सो दिस इज कॉल्ड द एनिमस डोमिनी और द इंटेंशन टू पोजेस, जो कि मेंटल एलिमेंट होता है या सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है ऑफ पोजेशन. सो सैलमन डिस्क्राइब किया पोजेशन इज हैविंग टू एसेंशियल एलिमेंट. फर्स्ट क्या है, कॉर्पस पोजेशनिस, दैट इज फिजिकल कंट्रोल, एंड सेकेंड इज एनिमस डोमिनी और द इंटेंशन टू पोजेस. नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं सैलमन्स कंसेप्ट ऑफ पोजेशन. तो उसी में देखते हैं टाइप्स ऑफ पोजेशन. सो फर्स्ट है आपको इमीडिएट पोजेशन. इमीडिएट पोजेशन मतलब व्हेन अ पर्सन हैज बोथ एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल एंड द इंटेंशन टू पोजेस. इमीडिएट पोजेशन में आपके पास फिजिकल कंट्रोल भी होगा प्लस इंटेंशन भी होगा उसको पोजेस करने का, तो उसको बोलेंगे इमीडिएट पोजेशन. तो जब किसी पर्सन के पास बोथ एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल एंड इंटेंशन टू पोजेस होगा, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट पोजेशन. नाउ सेकेंड इज मीडिएटेड पोजेशन. सो जब पोजेशन एक्सरसाइज किया जाता है इनडायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल किसी एजेंट के द्वारा या किसी टेनेंट के द्वारा, इवन इफ द पर्सन इजंट फिजिकली कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी देमसेल्फ. जो पर्सन है हो सकता है वो खुद फिजिकली कंट्रोल ना करे प्रॉपर्टी को, लेकिन पोजेशन को इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रू एन एजेंट या थ्रू अ टेनेंट, तो उसको कहते हैं मीडिएटेड पोजेशन. नाउ सैलमन ने पोजेशन इन फैक्ट को ट्रीट किया था एज फिजिकल कंसेप्शन. इसका मतलब he viewed it primarily as a matter of physical control or actual holding of an object or property. So सैलमन ने पोजेशन इन फैक्ट को कैसे ट्रीट किया था, एक फिजिकल कंसेप्शन की तरह. मतलब किसी प्रॉपर्टी को एज अ मैटर ऑफ फिजिकल कंट्रोल या एक्चुअली होल्ड करना, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रॉपर्टी को. सो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कंसेप्शन. And it is not about legal rights or entitlement, but rather the factual situation where someone has direct observable control over something. तो इसका लीगल राइट्स या इंटाइटलमेंट के बाद से लेना देना नहीं है, ये फैक्चुअल सिचुएशन है जहां पे किसी के पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल कंट्रोल होता है किसी प्रॉपर्टी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे. सो सैलमन ने पोजेशन इन फैक्ट को ट्रीट किया एज फिजिकल कंसेप्शन. नाउ सैलमन ने ये आर्ग्यूमेंट दिया दैट पोजेशन इन फैक्ट या डी फैक्टो पोजेशन जो होता है, ये इन्वॉल्व करता है कि जो पर्सन है वो अपना डोमिनियन एक्सरसाइज करेगा किसी प्रॉपर्टी पे फिजिकल सेंस में, क्योंकि वो उसको डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसका फिजिकल कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव अ लीगल राइट टू डू सो. इससे मतलब नहीं है कि उसके पास लीगल राइट है या नहीं है. दिस कॉन्ट्रास्ट विथ पोजेशन इन लॉ, और यही कॉन्ट्राडिक्टरी है विथ द पोजेशन इन लॉ. पोजेशन इन लॉ में क्या होता है, लीगल राइट होना जरूरी है, विच इन्वॉल्व्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ वंस राइट्स टू पोजेस. दस पोजेशन इन फैक्ट इज ग्राउंडेड इन प्रैक्टिकल फिजिकल रियलिटी. जो पोजेशन इन फैक्ट है वो ग्राउंडेड है फिजिकल रियलिटी में, और वो फोकस करता है ऑन द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि उसको फैक्चुअल बनाता है रैदर देन अ लीगल कंसेप्ट. सो जो पोजेशन इन फैक्ट है वो क्या है, वो एक फैक्चुअल कंसेप्ट है रैदर देन अ लीगल कंसेप्ट. नाउ इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन इज सैलमन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ, एंड ही ट्रीटेड पोजेशन इन फैक्ट एज डैश. ऑप्शन है आपको फैलेसी, फिक्शन, कंसेप्शन और राइट. सो ये किस चीज के बारे में पूछ रहा है, पोजेशन इन फैक्ट के बारे में. अगर ये पोजेशन इन लॉ के बारे में पूछता तब ये राइट होता, लेकिन ये पूछ रहा है पोजेशन इन फैक्ट के बारे में, तो राइट तो नहीं होगा, फैलेसी नहीं होगा, फिक्शन नहीं होगा, क्या आंसर होगा, कंसेप्शन. सो ही ट्रीटेड पोजेशन इन फैक्ट एज अ कंसेप्शन, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि पोजेशन इन फैक्ट को कैसे ट्रीट किया जा रहा था, एज अ फैक्चुअल कंसेप्ट. ये होता है एक्चुअल में जो फिजिकल कंट्रोल होता है ओवर अ थिंग और ओवर अ प्रॉपर्टी, दैट इज पोजेशन इन फैक्ट. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, अ कंसेप्शन. Now next topic is Bentham's imperative concept of law. Bentham ने imperative concept of law दिया, वो क्या है वो देखते हैं. So point number 1 is law as a command. तो Bentham ने कहा कि law is an imperative or command given by a sovereign authority to regulate behavior. Law एक क्या है, law एक imperative है या command है जो कि sovereign authority देता है behavior को regulate करने के लिए. So Bentham's imperative concept of law का first point है law as a command. Now second is sovereign authority.
इसमें बोला गया द सॉवरेन इज द पर्सन और बॉडी दैट सोसाइटी हैबिचुअली ओबेज। सॉवरेन एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसा बॉडी है जिसको सोसाइटी एज अ हैबिट ओबे करता है। एंड लॉज वैलिड होते हैं क्योंकि ये जो अथॉरिटी है वो इन लॉज को इशू करता है। सो सेकंड पॉइंट इज सॉवरेन अथॉरिटी। थर्ड इज सैंक्शंस एंड कोअर्जन। सो कंप्लायंस विथ लॉज इज इंश्योर्ड थ्रू सैंक्शन और पेनल्टी। तो लॉ का कंप्लायंस किया जाए या लॉ को फॉलो किया जाए, ये कैसे इंश्योर किया जाता है? सैंक्शंस के थ्रू इंश्योर किया जाता है या पेनल्टी लगा के किया जाता है। मान लीजिए कि किसी ने लॉ को फॉलो नहीं किया तो उस पर पेनल्टीज लगा सकते हैं। थ्रेट ऑफ पनिशमेंट कंपेल्स ओबीडियंस। जो पनिशमेंट का डर होता है वो ओबीडियंस को कंपेल कराता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। बेंथम ऐसे बिलीव करते थे कि लॉज वैलिड होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर मोरल वैल्यू। लॉज का मोरल वैल्यू क्या है इससे लेना देना नहीं है। लॉज वैलिड हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ मोरल वैल्यू। अ लॉ इज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिन द सॉवरेन नॉट बाय इट्स एथिकल इम्प्लीकेशन। सो बेंथम का मानना था कि लॉ जो है वो डिफाइन होते हैं उसकी ओरिजिन क्या है उससे, उस बेसिस पे, सॉवरेन की बेसिस पे, ना कि उसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी एंड लॉज पर्पस। इसमें बोला गया कि लॉज जो हैं वो इनहेरेंटली मोरल नहीं होते हैं, लेकिन उनका गोल क्या होना चाहिए? उनका गोल होना चाहिए कि वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर सके फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो इसी में आता है बेंथम का क्या यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है। सो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल बेंथम का क्या कहता है? टू मैक्सिमाइज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो बेंथम ने ये कहा कि लॉज जो हैं उनको क्लियरली लिखना चाहिए एंड सिस्टमैटिकली लिखना चाहिए ताकि वो एक्सेसिबल हो सबके लिए, एंड इनकंसिस्टेंसीज को अवॉइड करना चाहिए इन कॉमन लॉ प्रैक्टिस। सो जो बेंथम का इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ था उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं? लॉ एज अ कमांड, देन सॉवरेन अथॉरिटी, सैंक्शंस एंड कोअर्जन, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी में क्या कंसेप्ट था वो, देन यूटिलिटी एंड लॉज पर्पस, बेंथम ने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल दिया था, देन कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। एंड बेंथम ने टर्म यूज किया था क्या? मैंडेट, अपने इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो लॉ को व्यू करता था एज मैंडेट्स इशूड बाय सॉवरेन अथॉरिटी। वो लॉ को बोलता था कि वो एक तरह के मैंडेट हैं जिसको कि सॉवरेन अथॉरिटी इशू करता है। एम्फेसाइजिंग द कमांडिंग नेचर ऑफ लीगल रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड, और वो एम्फेसिस डालता है कमांडिंग नेचर ऑफ लीगल रूल्स पे जिसको फॉलो करना चाहिए। सो बेंथम यूज द टर्म मैंडेट टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ। तो आई होप ये आपका जो सेकेंड टॉपिक था बेंथम्स इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ ये क्लियर है। नाउ इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द टर्म प्रेफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ इज। बेंथम ने कौन सा टर्म प्रेफर किया अपने इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए? ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज फरमैन, सेकेंड इज मैंडेट, थर्ड इज डिक्टेट एंड फोर्थ इज फिएट। सो अभी आपने पढ़ा कौन सा टर्म है? सेकेंड ऑप्शन मैंडेट। नाउ आपका आज का थर्ड टॉपिक है जॉन ऑस्टिन एंड इनका क्या कंसेप्ट है ओनरशिप का, और इन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया ओनरशिप का। तो जॉन ऑस्टिन एज यू ऑल नो प्रोमिनेंट लीगल फिलोसोफर, इन्होंने ओनरशिप को प्राइमरीली डिफाइन किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। तो क्या मेन डेफिनेशन दिया? ही डिफाइंड ओनरशिप एज द एक्सक्लूसिव राइट टू पोजेस, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ओनरशिप क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करने का, यूज करने का एंड डिस्पोज करने का। नाउ अगेन देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सो नंबर वन इज राइट टू पोजेस। तो जो ओनर होता है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है उस प्रॉपर्टी को फिजिकली कंट्रोल एंड ऑक्यूपाई करने का। सेकेंड इज राइट टू यूज। जो ओनर है वो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकता है अपने पर्सनल या इकोनॉमिक पर्पस के लिए, और उस प्रॉपर्टी में ऑल्टरेशन और इंप्रूवमेंट भी कर सकता है। थर्ड इज राइट टू ट्रांसफर। ओनर जो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप राइट को टू अदर्स। फोर्थ पॉइंट इज राइट टू एक्सक्लूड। ओनर के पास अथॉरिटी होता है कि वो दूसरों को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम एक्सेसिंग और यूजिंग द प्रॉपर्टी, और ओनर के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इनडेफिनिट ड्यूरेशन। तो ओनरशिप टिपिकली परसिस्ट करता है अंटिल द ओनर चूजेस टू ट्रांसफर इट और लीगल कंडीशन चेंज। ओनरशिप कब तक परसिस्ट करेगा? जब तक ओनर उसको ट्रांसफर न करे या जब तक लीगल कंडीशन न चेंज हो तब तक, इसलिए इनडेफिनिट ड्यूरेशन होता है।
नाउ सिक्स पॉइंट इज लीगल प्रोटेक्शन। जो ओनरशिप का राइट्स है उसको रिकग्नाइज किया जाता है एंड उसको इन्फोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा, एंड लीगल रेमेडीज भी प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स और इन्फ्रिंजमेंट। सो ये जो आपको है, ये दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप गिवन बाय ऑस्टिन। सो इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप द एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप आर। ऑप्शन है इंडेफिनिट यूजर, प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, बंडल ऑफ राइट्स, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आई होप इसका थ्योरी जानने के बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। So do like, share and subscribe Legalist, and thank you so much and take care.